मॉर्निंग, मैं हूं रामेश नकवी और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 प्रॉपर्टी शो प्रॉपर्टी प्लस। इस आधे घंटे के शो में हम आपको ना सिर्फ प्रॉपर्टी बाजार से जुड़ी खबरों के साथ रूबरू करेंगे, बल्कि आप और हम जैसे होम बायर्स की आवाज़ को भी उजागर करेंगे। शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले डालते हैं आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। मेरठ बनेगा रेजिडेंशियल और कमर्शियल हब, अफोर्डेबल रेट्स में कई विकल्प मौजूद, निवेश करने पर मिल सकते हैं अच्छे रिटर्न्स। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनने से बढ़ेगी मेरठ से कनेक्टिविटी, रियल एस्टेट को मिलेगा फायदा, बिल्डर्स का बढ़ रहा है रुझान। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होम लोन पर सब्सिडी के लिए गाइडलाइंस हुई जारी, LIG और MIG इनकम वालों को मिलेगा फायदा, पूरा होगा सस्ते घर का सपना। इस बार की हमारी कवर स्टोरी एक ऐसे इलाके पर है जो कि ऐतिहासिक शहर के तौर पर जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेरठ की। एक ज़माना था जब मेरठ बहुत कंजेस्टेड शहर के तौर पर उभर के सामने आया, लेकिन जैसे जैसे समय ने करवट बदली वैसे ही मेरठ में अपार संभावनाएं भी बढ़ी। इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पे भी मेरठ जाना जा रहा है, क्योंकि कनेक्टिविटी के लिहाज से आने वाले दिनों में मेरठ की सूरत व शक्ल बदलने वाली है। क्या है इसका इतिहास और कैसे बदलेगी सूरत व शक्ल इस शहर की, आइए बताते हैं गौरव खोसला की इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली से करीब 90 किलोमीटर और नोएडा से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर बसा है मेरठ शहर, और आज हम इस शहर का इतिहास जानने की कोशिश करेंगे और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस शहर में रेजिडेंशियल मार्केट के क्या विकल्प हैं और कमर्शियल मार्केट का कितना स्कोप है और आने वाले समय में यहाँ पर कितनी ग्रोथ होने की संभावना है। मेरठ, जिसे दिल्ली NCR का हिस्सा भी कहा जाता है, आज अपनी अलग पहचान बना चुका है। मेरठ को पहले मय राष्ट्र के नाम से भी जाना जाता था। 1857 की क्रांति के बाद मेरठ का नाम पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। समय की रफ्तार ने अब इस शहर को इतना बदल दिया है कि अब इसकी पहचान अलग रूप से होने लगी है। बतौर एजुकेशन हब, ये उत्तर प्रदेश का सबसे तेजी से विकसित और शिक्षित होते जिलों में से एक है। यहाँ कई बड़े स्कूल, इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस तो हैं ही, साथ में 222 एकड़ में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है। इसके अलावा हेल्थ के लिए कई हॉस्पिटल्स भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मेरठ का इतिहास विकासशील इतिहास रहा। मेरठ जो था ये रावण के ससुर मैदंत की राजधानी थी, मैदंत का खेड़ा था, और मैदंत के नाम पर ही मैं राष्ट्र पड़ा, और मैं राष्ट्र से अभ्रंश होते होते आज इसका नाम मेरठ पड़ा। मेरठ एक ऐतिहासिक शहर है, ऐतिहासिक नगरी है मेरठ, और मेरठ की धरती प्राचीन काल से लेकर के आज तक बहुत ही उर्वरा रही है। मेरठ की पहचान इसलिए भी अलग है क्योंकि प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो पहली बार यहीं से दिया गया था। मेरठ को स्वर्ण नगरी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि एशिया के नंबर 1 सर्राफा बाजार की उपलब्धि भी हासिल कर चुका है। मेरठ से बने जेवरात पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा चुके हैं। कनेक्टिविटी के हिसाब से भी देखा जाए तो ये रेल, सड़क और वायु मार्ग से भी पूरी तरह जुड़ा हुआ है। इतिहास से लेकर अब तक की डेवलपमेंट को देखते हुए मेरठ ने अपनी अलग पहचान बना ली है। कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सरकार की सबसे बड़ी योजना 14 लेन का दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जब बनकर तैयार हो जाएगा तो अंदाजा लगाना मुश्किल होगा कि मेरठ किन ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। गौरव खोसला, जी मीडिया। हर शहर की तरह मेरठ भी ट्रैफिक कंजेशन, जमीन की किल्लत और बढ़ती आबादी से बच नहीं पाया, जिसकी वजह यह हुई कि यहाँ के बाहरी इलाकों में तेजी से विकास हुआ। कई बड़े बड़े डेवलपर्स ने यहाँ अपनी बड़ी बड़ी टाउनशिप मेरठ के बाहरी इलाकों में लगाई। कितना मिल सकता है इन बाहरी इलाकों में निवेश करके 5 साल में रिटर्न, आइए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरठ शहर की हैं। बढ़ती आबादी और आसपास के गांवों से लोगों का मेरठ शहर की तरफ बढ़ना इस बात का संकेत करता है कि यहाँ जगह की किल्लत हो चुकी है। मेरठ की फिलहाल की आबादी करीब 26 लाख है और करीब 1000 से ज्यादा गांव भी मेरठ शहर से जुड़े हुए हैं। दूसरे शहरों से मेरठ की कनेक्टिविटी बढ़ने से रियल एस्टेट सेक्टर को काफी फायदा मिला है। बिल्डर्स की नजरों में मेरठ शहर को संभावनाओं का शहर भी कहा जाता है। हालांकि मेरठ में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग प्लॉट्स लेकर कोठियों में रहना ही पसंद करते हैं। समय रहते मेरठ में कोठियों का ट्रेंड भी बढ़ा है।
मेरठ में रेजिडेंशियल मार्केट की बात की जाए तो शास्त्री नगर इलाके में 3500 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 4000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स हैं और आने वाले 4 से 5 सालों में यह कयास लगाया जा रहा है कि यहाँ से 20 से 25% तक का मुनाफा लिया जा सकता है। वहीं बात की जाए मेरठ बाईपास की तो ये इलाका थोड़ा मुनासिब है। यहाँ पर 2500 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 3000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स हैं और इस इलाके से आने वाले 4 से 5 सालों में 35 से 40% तक का मुनाफा लिया जा सकता है। वहीं अगर मोदीपुरम इलाके की बात की जाए तो यहाँ पर भी रेट 2600 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 2800 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के हैं और आने वाले 3 से 5 सालों में इस इलाके से 25 से 30% तक का मुनाफा लिया जा सकता है। वहीं अगर दिल्ली रोड इलाके की बात की जाए तो ये इलाका जरा महंगा है। यहाँ पर 3200 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 3800 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स हैं और आने वाले 4 से 5 सालों में इस इलाके से भी 30 से 35% तक का मुनाफा लिया जा सकता है। अगर हम बात करें 2006-2007 में तो उस टाइम पे इन्वेस्टर्स ने यहाँ बहुत ज़्यादा मनी इन्वेस्ट करी, लेकिन उसके बाद मार्केट थोड़ी रुक सी गई, यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिली। लेकिन जिस हिसाब से 2 एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उसने इस एरिया में इन्वेस्टर्स को फिर से एक नई जान फूंक दी। घरों की कमी, स्वच्छ पर्यावरण के साथ भरपूर हरियाली की मांग को पूरा करने के लिए बिल्डर्स ने मेरठ के बाहरी इलाकों में फ्लैट्स के कल्चर को बढ़ावा दिया है। रेजिडेंस के लिए हमारे यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मतलब अगर बहुत नीचे तबके से लेके अपर साइड तक बहुत सारी सुविधाएं हमारे यहाँ हैं। हमारे यहाँ G+2 उपलब्ध रहता है, 2 BHK उपलब्ध रहता है, 1 BHK उपलब्ध रहता है, 3 BHK उपलब्ध रहता है, 4 BHK उपलब्ध रहता है, डुप्लेक्स रहता है, कोठियाँ रहती हैं। इन सब बातों से इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रॉपर्टी बाजार में आई मंदी का असर मेरठ की रियल एस्टेट मार्केट पर भी देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा से अगर मैं रेट्स की तुलना करूं तो यहाँ पर रेट्स काफ़ी अफोर्डेबल है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 2 BHK 3 BHK की काफ़ी ऑप्शंस मौजूद है। इसके अलावा प्लॉटी डेवलपमेंट काफ़ी हो रखी है, कोठियों के अच्छे विकल्प हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर कनेक्टिविटी बढ़ती है और निवेश किया जाता है तो आने वाले समय में यानी 4 से 5 साल में एक अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। गौरव खोसला, जी मीडिया, मेरठ। कनेक्टिविटी एक ऐसा पहलू होता है जो कि किसी भी इलाके की डेवलपमेंट में एक अहम रोल अदा करता है और मेरठ उन इलाकों में से एक है। अगर बात की जाए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की, जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो यहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ दम भरेंगी। ये कयास लगाया जा रहा है कि यहाँ पर निवेश करके कमर्शियल मार्केट में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं कि कमर्शियल मार्केट में अगर आप मेरठ के बाहरी इलाकों में या फिर मेरठ में निवेश करते हैं तो आप 5 साल में कितना रिटर्न कमा सकते हैं। देखिए गौरव खोसला की इस रिपोर्ट में। किसी भी शहर की तरक्की उसकी कनेक्टिविटी पर निर्भर होती है। बेशक मेरठ की कनेक्टिविटी दूसरे शहरों से बढ़ रही है, लेकिन अभी भी कुछ पहलू ऐसे हैं जिसे ध्यान में रखना काफी जरूरी है। बढ़ती ट्रैफिक की समस्या से निजात पाने के लिए मेरठ के बाहरी एरियाज में फ्लाईओवर बनाकर भीड़ को कम करने की कोशिश भी की गई है। मेरठ शहर की शक्ल सूरत अब पूरी तरह से बदल जाएगी जब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बनकर तैयार होगा और महज 40 से 50 मिनट में आप दिल्ली से मेरठ पहुंच जाएंगे। डासना से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 14 लेन का होगा, जबकि इसके बाद ये 10 लेन का होगा। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी से सबसे बड़ा बूस्ट डोज मिलेगा तो मेरठ की कमर्शियल मार्केट को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर स्ट्रीट मार्केट्स का ट्रेंड ज्यादा है और कई स्टोर्स भी बन चुके हैं। मेरठ में फिलहाल की कमर्शियल मार्केट की तरफ देखा जाए तो गढ़ रोड में 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 15,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स हैं और शास्त्री नगर इलाके की बात की जाए तो ये इलाका जरा महंगा है। यहाँ पर 14,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स हैं। वहीं बेगम बाग इलाके की बात की जाए तो ये इलाका इन दोनों इलाकों से महंगा है। यहाँ पर कमर्शियल मार्केट के रेट 25,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 30,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के हैं। अगर कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो NH58, NH119 और NH35 तीनों मेरठ के होकर गुजर रहे हैं और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो कि दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उसका उद्घाटन किया गया, ये भी अपने आप में इस एरिया को एक बहुत बड़ा बूस्ट दे रहा है। कनेक्टिविटी वाइज बहुत अच्छी कनेक्टिविटी इस एरिया को मिल रही है। मेरठ के बाहरी इलाकों में रेजिडेंशियल मार्केट का काफी तेजी से विस्तार हो रहा है और इसका सीधा फायदा कमर्शियल मार्केट को भी मिलेगा। दूसरे शहरों के मुकाबले अभी मेरठ में कमर्शियल रेट्स भी काफी कम हैं और कारोबार की अपार संभावनाएं हैं। आबादी के हिसाब से देखा जाए तो मेरठ में कमर्शियल मार्केट का विस्तार उतना नहीं हुआ है जितना कि होना चाहिए था। हालांकि यहाँ पर जो डेली बेसिस की नीड्स है वो यहाँ की दुकानें ही पूरा करती है, लेकिन अगर आने वाले समय में यहाँ पर अगर एक बड़ा मॉल खुलता है तो काफ़ी हद तक एक अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। गौरव खोसला, जी मीडिया, मेरठ।
ये तो हुई मेरठ की कमर्शियल मार्केट की बात। अगर बात की जाए यहाँ की ग्रोथ की, मेरठ शहर की ग्रोथ की, तो यहाँ पर ट्रैफिक समस्या एक अहम मुद्दा है। यहाँ पर घरों की मांग किस तरीके से पूरी की जाए, इसी सब मुद्दों पे हमारे संवाददाता गौरव खोसला ने MDA यानी कि मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन योगेंद्र यादव से डिटेल में बात की। आइए आपको दिखाते हैं। इस समय हमारे साथ जुड़े हैं MDA के वाइस चेयरमैन योगेंद्र यादव। उनसे जानते हैं कि मेरठ शहर का क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है और आने वाले समय में क्या क्या योजनाएं हैं जो आम पब्लिक को काफ़ी हद तक सहूलत देगी। सर, स्वागत है आपका जी मीडिया में। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि मेरठ एक ऐसा शहर है जो ऐतिहासिक तौर पे भी एक अलग पहचान रखता है। आने वाला समय मेरठ शहर को हम किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले धन्यवाद मेरे को इस शो में आमंत्रित करने के लिए। मैं तो किसी भी शहर में हमेशा संभावनाएं तलाशता हूं और हर शहर में संभावना छिपी हुई है। मेरठ में भी अपार संभावना है विकास की। आपको इसकी बानगी इस बात से मिल जाएगी कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो केंद्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा है, ये मेरठ को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है, क्योंकि NCR की एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन है जो मेरी नज़र में अब तक कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत उपेक्षित रही है। और अब रैपिड रेल का भी एक एडवांस स्टेज में है, मेट्रो की DPR भी बन चुकी है, उसका भी कैबिनेट के स्तर पे अप्रूवल के लिए पड़ी हुई है। तो एक कनेक्टिविटी के हिसाब से जब ये तीनों प्रोजेक्ट में से 2 भी अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो मेरठ के विकास में NCR से जुड़ने की प्रबल संभावना है, वो फलीभूत हो जाएंगी। सर, 2021 का अगर मैं मास्टर प्लान की बात करूं, उसके तहत MDA की क्या क्या तैयारी है? बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमारी इनर रिंग रोड जो अभी उतनी अच्छी नहीं है, इसको चौड़ा करना है। हमें रेलवे लाइन पार करके ले जानी है। हमें गढ़ रोड, हापुड़ रोड, दिल्ली रोड, आगे बाईपास, बागपत रोड कनेक्ट करनी है। फिर एक डिफरेंट लूप बनाना है जिसमें हमको गढ़ रोड से मवाना रोड से फिर रोड की रोड कनेक्ट करना है। तो जब ये पूरा लूप बन जाएगा मेरठ के इर्द गिर्द, तो जो मेरठ में जाम की स्थिति है वो डीक्लॉग होनी शुरू होगी, बाहर को लोग आए, ट्रैफिक आउटसाइड चलेगा। सर, किसी भी शहर का विकास, उसके लिए रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो काफ़ी शहर में जान डालता है, लोगों के घरों का सपना पूरा करता है। तो सर, मैं MDA की तरफ से कोई ऐसी स्कीम हो जो आने वाले टाइम में जो आम लोगों के घर का सपना पूरा करे, जो यहाँ के बिल्डर्स क्या कर रहे हैं, किस तरह के प्रपोजल्स आ रहे हैं आपके पास? सारे जो बिल्डर्स एसोसिएशन है, मैंने आने के साथ ही सबसे पहली बैठक उन्हीं के साथ करी थी और उनसे हमने कहा था कि जॉइंट एफर्ट्स करते हैं, बिकॉज अगर रियल स्टेट को उठाना है तो अकेले MDA के बस की नहीं है, ना आपके अकेले के बस की। आप भी हमारे साथ मिलकर काम करिए। वी शुड प्रोजेक्ट, हमें मेरठ को एक ऐसी डेस्टिनेशन के रूप में पेश करना है लोगों के सामने कि आने वाले समय के भविष्य का शहर है। ये NCR का सबसे बेहतरीन और सबसे वेल कनेक्टेड है। हम अब अपनी हाउसिंग में, अफोर्डेबल हाउसिंग में बहुत सारी योजनाएं लॉन्च करने वाले हैं विद इन अ मंथ। हम एक सैनिक विहार में हम अपनी मल्टी स्टोरीड रेडी टू मूव फ्लैट्स की योजना लेके आ रहे हैं। देन शताब्दी नगर में एयरपोर्ट इनक्लेव के नाम से हमारी समाजवादी आवास योजना ला रहे हैं, उसमें रेडी टू मूव फ्लैट्स हैं और मैं समझता हूं कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को सीधे पेमेंट करके तत्काल घर में रहने का मौका MDA उनको शीघ्र ही देने जा रहा है। जी मीडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मिस्टर योगेंद्र यादव, जिन्होंने बताया कि कनेक्टिविटी के लिहाज से जो मेरठ है काफ़ी हद तक अच्छी सिचुएशन में है और काफ़ी जो नई स्कीम्स है रियल एस्टेट को लेकर वो आने वाले समय में आम आदमी के घर का सपना पूरा करेगी। गौरव खोसला, जी मीडिया, मेरठ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होम लोन पर मिलने वाली सब्सिडी की गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। इसका फ़ायदा उन लोगों को होगा जिनकी सालाना इनकम 12 लाख रुपए तक की है और अगर वो 9 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो उन्हें 4% की सब्सिडी दी जाएगी। आइए दिखाते हैं इस खबर को डिटेल में। – 2022 तक सबके घर का सपना साकार करने के लिए मोदी सरकार कई कदम उठा चुकी है, जिसमें अब नया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार की होम लोन पर सब्सिडी के लिए गाइडलाइन। नई गाइडलाइंस के मुताबिक कुल 4 कैटेगरी निर्धारित की गई हैं। पहली कैटेगरी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और लोअर इनकम ग्रुप की है, जिसके मुताबिक सालाना इनकम EWS के तहत 3 लाख तक होनी चाहिए। वहीं LIG के लिए 6 लाख निर्धारित की गई है। इन दोनों कैटेगरी के लिए ब्याज सब्सिडी 6.5% निर्धारित की गई है, जबकि लोन की अधिकतम अवधि 20 साल रखी गई है। वहीं अधिकतम लोन सीमा दोनों के लिए 6 लाख है, जबकि अधिकतम लोन सब्सिडी 2,67,000 है। घर का कारपेट एरिया दोनों के लिए 30 स्क्वायर पर मीटर है। The scheme is operational for all eligible loans availed under the respective categories of
MIG1 9 lakh loan, 4% interest subsidy, 90 square meters, that is 967 square foot for a 12 lakh annual income. MIG2 12 lakh loan plus 3% interest subsidy, 110 square मीटर। इसके अलावा MIG1 और MIG2 की कैटेगरी निर्धारित की गई है, जिसके मुताबिक जिनकी सालाना इनकम अधिकतम 12 लाख रुपए होगी, उन्हें 9 लाख रुपए तक के होम लोन पर 4% की सब्सिडी मिलेगी। लोन की अवधि 20 साल होगी। स्कीम के तहत उन्हें अधिकतम 2,35,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। ये लोन उन्हीं घरों पर मिलेगा जिसका कारपेट एरिया 90 स्क्वायर मीटर होगा। साथ ही 18 लाख रुपए सालाना इनकम वालों को होम लोन पर 3% की सब्सिडी मिलेगी। इन्हें 12 लाख रुपए तक के होम लोन पर सब्सिडी मिलेगी। ऐसे लोगों के घर का कारपेट एरिया 110 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 18 लाख रुपए तक की हाउस होल्ड इनकम जिनकी है वो इसमें 12 लाख रुपए का होम लोन ले सकते हैं, चाहे वो किसी भी जगह फ्लैट ले रहे हों। उसके लिए किसी पर्टिकुलर पॉलिसी के अंतर्गत लेने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी अगर घर को खरीद रहे हैं तो उसमें 12 लाख रुपए तक का लोन प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू ले सकते हैं, जिसमें आपको 3% सब्सिडी मिलेगी। जाहिर है 2022 तक पीएम मोदी के सबको घर देने के सपने की ओर एक और कदम बढ़ाया गया है। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से सस्ते आशियाने का सपना कितना पूरा होता है। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया। प्रॉपर्टी प्लस में वक्त हो गया वो खबरें दिखाने का जो इस हफ्ते की सुर्खियां बनी। देखिए प्रॉपर्टी न्यूज में। दुनिया भर के निवेशकों के लिए भारत इन्वेस्टमेंट के लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन के तौर पर उभरा है। यही नहीं, रियलिटी सेक्टर में भी भारत को इस साल बड़ा निवेश मिलने की उम्मीद है। कुशमिन एंड वेकफील्ड की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल भारत में रियलिटी सेक्टर में 427 अरब रुपए के निवेश की उम्मीद है। द ग्रेट वॉल ऑफ मनी की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 2017 में रियलिटी सेक्टर में 435 अरब डॉलर की पूंजी के निवेश की संभावना है। इसमें 4.2 अरब डॉलर की राशि भारत में निवेश होगी। सस्ते घरों की मांग को पूरा करने के लिए दिल्ली एनसीआर में बिल्डर अगले 2 साल में 1 लाख अपार्टमेंट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सबको घर उपलब्ध कराने के सरकारी वादे के तहत बजट में सस्ते किफायती घरों को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दिया गया है। इसके तहत बिल्डर्स को सस्ते दरों पर कर्ज मिल जाएगा। इस मौके का फायदा उठाते हुए बिल्डर्स अगले कुछ सालों में सस्ते घर के प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने की कोशिश में लगे हैं। क्रेडाई के कॉन्क्लेव में देश भर के सभी नामी गिरामी बिल्डर्स ने हिस्सा लिया, जिसमें यह डीपली डिस्कशन हुआ कि कैसे रियल एस्टेट में फैली नेगेटिविटी को खत्म किया जाए और कैसे हाउसिंग फॉर ऑल का सपना पूरा होगा। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। इसमें कोई शक नहीं है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री देश की जीडीपी में अहम रोल अदा करती है और इसी वजह से ये इंडस्ट्री सुर्खियों में भी रहती है। रियल एस्टेट में नेगेटिविटी को कम करने और फिलहाल बिल्डर्स और बायर्स को आने वाली मुश्किलों को हल करने के लिए क्रेडाई का 2 दिन का कॉन्क्लेव हुआ। इस कॉन्क्लेव में रियल एस्टेट से लेकर पॉलिसी के मुद्दों पर भी चर्चा की गई, खासकर अफोर्डेबल हाउसिंग में कैसे काम किया जाए और कैसे हाउसिंग फॉर ऑल का सपना पूरा किया जाए। क्रेडाई के कॉन्क्लेव में रियल एस्टेट सेक्टर के सेंटिमेंट्स को मजबूत करने पर भी विचार विमर्श किया गया। जो मेन पर्पस ऑफ इस कॉन्क्लेव है इज टू गिव पॉलिसी मेकर्स अ डायरेक्शन एट व्हाट वी आर लुकिंग एट। सो दिस ईयर इट वाज चेंज, अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ। रेरा आ रहा है, जीएसटी आ रहा है, डीमोनेटाइजेशन था। तो हम लोगों का इस बार जो मेन ऑब्जेक्टिव था कॉन्क्लेव का, वो अपने मेंबर्स को बताना था कि वी आर ऑन द कस्प ऑफ चेंज एंड दिस इज़ अपॉर्चुनिटी फॉर अस एंड लेट्स टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड ग्रो। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि फिलहाल ये सेक्टर मंदी से जूझ रहा है और इस सेक्टर में नेगेटिविटी के भी बादल छाए हुए हैं। सरकार भी काफी प्रयास कर रही है कि रियल एस्टेट में पारदर्शिता बढ़े। कुछ डिफॉल्टर बिल्डर्स ने इस सेक्टर की क्रेडिबिलिटी को भी खराब किया है, जिसकी वजह से क्रेडाई बॉडी इन चीजों पर भी काफी गंभीरता से विचार कर रही है कि कैसे इस सेक्टर को नेगेटिविटी के चुंगल से बचाया जाए।
क्रेडाई बॉडी के सेमिनार्स और कॉन्क्लेव का मतलब न सिर्फ सेक्टर में पारदर्शिता लाना है बल्कि होम बायर्स को भी जागरूक करना है कि कैसे वो रियल एस्टेट में निवेश करें और कैसे इस सेक्टर में होने वाले डिफॉल्टर बिल्डर से निजात पाएं। गवर्नमेंट, पॉलिसी मेकर, ऑल स्टेक होल्डर्स कि किस तरह से इस इंडस्ट्री को जो है एक ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री, ट्रांसपेरेंट इंडस्ट्री और एक जो भरोसा जो आम आदमी के अंदर इसका जो है अचीव किया जा सके। तो एक अच्छी बात है कि काफ़ी लोग इसी प्रयास में लगे हुए हैं और गवर्नमेंट का भी एक बहुत ही सकारात्मक इसके अंदर रुख है। स्पेशली इस बजट में आपने देखा होगा कि उनका भी एक मिशन उन्होंने चलाया हुआ है कि 2022 तक सबको अपना घर मिले। तो उसमें भी काफ़ी योजनाओं की घोषणा की जा रही है और क्रेडाई का एक मेन काम होता है कि उन घोषणाओं के सहारे प्रोजेक्टों को प्रैक्टिकली साइट के ऊपर किस तरह से इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या दिक्कत आ रही है, तो हम उसमें इसका प्रयास करते हैं अपनी समस्याएं वहाँ पे रखने का। सरकार और बिल्डर्स को साल 2017 इसलिए खास लग रहा है क्योंकि काफी रिफॉर्म्स का काम होने वाला है। पूरे राज्यों में रेरा के नियम लागू होने और जीएसटी आने से इस सेक्टर को बड़ा बूस्ट डोज मिलेगा। अभी पिछले कुछ बीते हुए जो वर्ष हैं उसके अंदर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कस्टमर्स को आई है वो नॉन डिलीवरी की आई है, जो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे लेवल पे डिस्कस किया है कि वो प्रॉब्लम क्यों आई है। लोगों ने क्या कि ये बहुत ही डेवलपिंग इंडस्ट्री थी और लोगों ने ये देखा कि बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड है और लोगों ने अपने पॉकेट से ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स कर लिए, ओवर ट्रेडिंग कर ली, जिसकी वजह है कि आज वो सारे प्रोजेक्ट्स में फंस गए और डिलीवर नहीं कर पाए। तो फंडिंग इश्यूज़ भी रहे हैं और जहाँ तक स्किल डेवलपमेंट की सवाल है, स्किल डेवलपमेंट के अंदर में अगर स्किल्ड लेबर हमारे पास पहले अवेलेबल होती तो भी प्रोजेक्ट्स ना बहुत जल्दी डिलीवर हो जाते। यहाँ पे अनस्किल्ड लेबर है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब से ये स्किल डेवलपमेंट चालू किया है इससे सब लोग अवेयर हुए हैं। जो छोटे शहरों के डेवलपर्स हैं उनको भी इसकी इंपॉर्टेंस पता चली है कि स्किल डेवलपमेंट करने से उनकी कितनी बचत हो सकती है, कितनी जल्दी घर डिलीवर हो सकते हैं। क्रेडाई के इस कॉन्क्लेव में बिल्डर्स ने सिंगल विंडो क्लियरेंस की मांग की और दावा भी किया कि अगर सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलती है तो काफी हद तक प्रोजेक्ट्स का काम समय पर पूरा होगा और होम बायर्स को समय पर घर भी मिल पाएगा। लैंड एक ऐसी चीज़ है जो जिसको बनाया नहीं जा सकता फैक्ट्री में। वो लैंड की जो अवेलेबिलिटी है और शहरों के अंदर लैंड की कॉस्ट जो है बढ़ती जा रही है और लैंड एक जो है बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। अगर हाउसिंग फॉर ऑल या लोग सारे अफोर्डेबल हाउसिंग की जिस तरह से गवर्नमेंट बात कर रही है, तो अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर गवर्नमेंट लैंड प्रोवाइड जो है वो नहीं करा रही है। या तो अपनी लैंड एक्विजिशन पॉलिसी को गवर्नमेंट को ठीक करना पड़ेगा या जहाँ पे लैंड्स अवेलेबल हैं पीपीपी मॉडल के अंदर उसमें भी जा सकते हैं, या लैंड्स के ऊपर जो टैक्सेशन वगैरह है उसको रैशनलाइज कर सकते हैं, या डेवलपमेंट चार्जेस या दूसरी चीज़ें हैं। तो ये अलग अलग स्कीमों में गवर्नमेंट इसको मोबिलाइज करने की भी कोशिश कर रही है। ज्यादातर बिल्डर्स हाउसिंग फॉर ऑल के तहत काफी हद तक प्रोजेक्ट्स तैयार भी कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कैसे ये सेक्टर मंदी से उभरेगा और कैसे घरों का सपना पूरा होगा। रामेश नकवी के साथ गौरव खोसला, ज़ी मीडिया। वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का। आपको ये शो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। आप अपने सवाल और सुझाव भी हमें भेज सकते हैं। इसके लिए आपको करना ये है कि आप अपने मैसेज बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए अपने सवाल और सुझाव और भेज दीजिए हमें 57575 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है property@zmedia.slgroup.com और आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @zbusiness और आप हमें फेसबुक पे भी जाके लाइक कर सकते हैं हमारा पेज, और जिसमें आपको मिलेगी प्रॉपर्टी बाजार से जुड़ी हर वो खबर जो होगी आपके फ़ायदे की। देखते रहिए ज़ी बिज़नेस, आपका फ़ायदा।